चमक के सामने सादा लगा, आसमां पे चांद पूरा था मगर आधा लगा। इफ्तिखार नसीम का ये शेर शायद इसी हुस्न की मल्लिका के लिए लिखा गया हो। नमस्कार, आदाब, अर्ज है, सत श्री अकाल। मैं हूं आपकी दोस्त श्वेता जया और आप देख रहे हैं फिल्मी बातें। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे मधुबाला की। अच्छा जी मैं हारी, चलो मान जाओ ना। भारतीय हिंदी फिल्मों की एक अभिनेत्री जिसे आज तक सबसे ज्यादा खूबसूरत उपनामों से नवाजा गया। देखो दिल न तोड़ो, छोड़ो हाथ छोड़ो, तेरे कदमों पे सर अपना झुका कर हम भी देखेंगे। जिसके अभिनय, प्रतिभा, व्यक्तित्व, खूबसूरती, नफासत और नजाकत की आज भी मिसालें दी जाती हैं। प्यार किया तो डरना क्या, जब प्यार किया तो। जिसे समीक्षक भारतीय सिनेमा की अब तक की सबसे महान अभिनेत्री मानते हैं। प्यार किया कोई चोरी नहीं की, प्यार किया। और उसके अभिनय काल को स्वर्ण युग की संज्ञा से नवाजते हैं। खुदा के लिए साहिब आलम शहजाद की को रुस्वा न कीजिए, आप आका हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि वीनस ऑफ हिंदी सिनेमा कही जाने वाली ये अदाकारा अपनी मर्जी से जिंदगी का कोई भी फैसला नहीं ले सकती थी और वो अपने हर फैसले, हर कदम को उठाने के लिए एक शख्स की मानो गुलाम थी। कौन था वो शख्स और क्यों बना रखा था उसने मधुबाला को अपनी उंगलियों की कठपुतली, और क्यों उससे खौफजदा रहती थी ये अदाकारा, बताएंगे आज ये पूरी कहानी। भारतीय हिंदी सिनेमा में कई ऐसी अभिनेत्रियां रहीं जिन्होंने बॉलीवुड में बेशुमार शोहरत और दौलत कमाया, लेकिन इनकी पर्सनल लाइफ किसी दर्द भरी कहानी से कम नहीं रही। किसी को उसके प्यार से धोखा मिला तो किसी को उसके परिवार से। इन्हीं में से एक थी मधुबाला, जिनको दोनों ही मिला। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रो। इमाम बख्श नासिक का एक शेर है, तेरी सूरत से किसी की नहीं मिलती सूरत, हम जहां में तेरी तस्वीर लिए फिरते हैं। मधुबाला, जिसकी तस्वीर देखकर लगता है कि कोई भी दूसरा उसके आसपास नहीं टिकता। हिंदी सिनेमा का एक ऐसा चेहरा जिसका जिक्र आते ही आंखों के आगे हसीन ज़हीन नजारा घूम जाता है। ऐसी खूबसूरती जिसे एक बार देख लिया जाए तो जहन से निकालना मुश्किल है। जब आंखों में शरारत और चेहरे पर मुस्कुराहट लिए हुए वो बड़े पर्दे पर आती थी तो दर्शकों में मदहोशी छा जाती थी। उनके हिट फिल्मों में चलती का नाम गाड़ी, मुगले आजम, महल और हाफ टिकट जैसी फिल्मों के नाम शामिल हैं। उनकी खूबसूरती का डंका दुनिया भर में बजता था। थिएटर आर्ट्स नाम की अमेरिकी मैगजीन ने मधुबाला को द बिगेस्ट स्टार इन द वर्ल्ड का खिताब दिया था। लेकिन उनकी जिंदगी के कुछ ऐसे पहलू हैं जो ये बताते हैं कि कैसे बड़े पर्दे की ये सशक्त अभिनेत्री वास्तविक जिंदगी में अपने लिए एक अदद फैसला लेने के लिए भी अपने पिता की मोहताज रही। इस मुद्दे पर विस्तार से चर्चा करें उससे पहले आपको बताती हूँ कि कौन थी मधुबाला और कैसे शुरू हुआ था एक साधारण गरीब परिवार की लड़की का सिल्वर स्क्रीन का सफर। आज मैं आपकी सेवा में एक नई कलाकार पेश करती हूँ, यानी हमारी बेटी मंजू। 14 फरवरी 1933 को अताउल्ला खान और बेगम आयशा के घर एक बेटी का जन्म हुआ जिसका नाम मुमताज जहन दहलवी रखा गया। उसने 14 फरवरी यानी वैलेंटाइंस डे के दिन इस दुनिया में कदम रखा था और शायद इसीलिए उसकी हर अदा और अंदाज में प्यार झलकता था। बेबी मुमताज 11 भाई बहन थी और इनके पिता पहले पेशावर की एक तंबाकू फैक्ट्री में काम करते थे, जहां से नौकरी छोड़कर बाद में दिल्ली चले आए थे। वो दिल्ली में बेरोजगार हो गए, जिससे घर का गुजारा चलना बहुत मुश्किल हो गया। फिर परिवार को लेकर वो माया नगरी मुंबई पहुंचे। चुलबुली मुमताज को देखकर ये यकीन था कि उसे फिल्मों में काम मिल जाएगा
और इस तरह मधुबाला के कंधों पर उनके पिता ने छोटी उम्र में ही बड़ी जिम्मेदारी डाल दी। फिल्मों में काम पाने की कोशिश की गई। एक स्टूडियो से दूसरे स्टूडियो लगातार बेबी मुमताज अपने पिता के साथ चक्कर काटती रही और आखिरकार 9 साल की उम्र में उन्हें उनका पहला काम मिला। एक्टिंग करियर की शुरुआत हुई। लेकिन बेबी मुमताज ने ऐसा किसी शौक के चलते नहीं किया था, बल्कि ये उनकी मजबूरी थी। छोटे छोटे दिन और छोटी छोटी रातें, छोटी उमरिया रे, छोटी उमरिया रे। मधुबाला ने अपना फिल्मी सफर 1942 में बेबी मुमताज के नाम से शुरू किया। देविका रानी फिल्म बसंत में उनके अभिनय से बहुत प्रभावित हुई। इसके बाद उनका नाम मुमताज से बदलकर मधुबाला रख दिया गया और इस तरह बेबी मुमताज बन गई शोक चंचल ज़हीन हसीना मधुबाला। मुमताज को पहला लीड रोल 14 साल की उम्र में मिला था। हालांकि फिल्म महल से उनकी किस्मत चमकी। उस वक्त मधुबाला महज 15 साल की थी, लेकिन इस फिल्म ने उन्हें जमीन से एक सितारा बना दिया था। इसके बाद मधुबाला ने बैक टू बैक कई सुपरहिट फिल्में दी और कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। तो याद करोगे, समझे। लेकिन ये वो कहानी है जो दुनिया ने देखी। इसके पीछे की हकीकत कुछ और भी थी। बताते हैं कि उनकी जिंदगी में एक रिमोट कंट्रोल था जिससे उन्हें कंट्रोल किया जाता था। दूसरा हुआ ज़माना, आता नहीं दोबारा। उनसे मर्जी के खिलाफ भी हद से ज्यादा मेहनत करवाई जाती थी और बीमारी में भी उन्हें आराम करने की इजाजत नहीं थी। मजबूर थी मोहब्बत, सब कुछ बड़ा है शहर। ना वो खुद से फिल्में चुन सकती थी और ना कहीं दोस्तों के साथ घूमने फिरने जा सकती थी और ना ही उन्हें अपनी मर्जी से शादी करने की इजाजत थी। उस दौर के लोग बताते हैं कि उनकी जिंदगी में पिता का हस्तक्षेप काफी ज्यादा था। उनकी लव लाइफ से लेकर प्रोफेशनल जिंदगी तक में उनका बहुत दखल था। उनकी जिंदगी की डोर पिता अताउल्ला खान के ही हाथों में थी। अपनी मुस्कान से करोड़ों लोगों का दिल जीतने वाली मधुबाला वास्तविक जिंदगी में काम के बोझ तले दबी रहती थी। वो हर एक शख्स के साथ बड़ी नफासत और तहजीब से पेश आती थीं और अपने चेहरे की मुस्कुराहट के पीछे सारे गम छिपा लेती थीं। कहते हैं हसीन और ज़हीन लोगों के साथ कोई न कोई बुरी नजर रहती ही है। बेमिसाल खूबसूरती की मल्लिका मधुबाला को वीनस ऑफ हिंदी सिनेमा कहा जाता है। एक परदेसी मेरा दिल ले गया, जाते जाते मीठा मीठा हम। समीक्षक मानते हैं कि मधुबाला जैसी दिलकश अभिनेत्री आज तक बॉलीवुड में कोई दूसरी नहीं हुई। लेकिन उनकी जिंदगी के भी कुछ ऐसे पहलू हैं जिन्हें जानकर वाकई हैरानी होती है। ठंडी ठंडी आहों का सलाम दे गया, जाते जाते मीठा। कहते हैं अदाकारी और खूबसूरती खुदाई नेमत है, यानी गिफ्ट ऑफ गॉड, और ये दोनों ही चीजें किसी एक शख्स में हो ऐसा कम ही देखने को मिलता है। लेकिन मधुबाला उन्हीं में से एक थी। लेकिन कहते ये भी हैं कि जीते जी वो इज्जत उन्हें नसीब नहीं हुई जिसकी वो हकदार थी। परदेसी तेरा दिल ले गया, मोटी मोटी अखियों में आंसू देख। खुदा ही ख्यालों में लाया है तुमको, खुद हाथों से अपने बनाया है तुमको। ये शेर शायद सिर्फ और सिर्फ मधुबाला के लिए ही लिखा गया होगा। मधुबाला अपने काम के प्रति भी इतनी ईमानदार और वक्त की पाबंद थी कि एक बार पूरी रात बरसात होती रही, मुंबई अस्त व्यस्त हो गई। सुबह चारों तरफ पानी ही पानी भरा हुआ था, सड़कों पर पेड़ गिरे हुए थे, बिजली गुल थी, ट्रेनें रोक दी गई थी। तब भी तय समय पर सुबह सुबह मधुबाला स्टूडियो पहुंच गईं। चौकीदार को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ कि वो किस रास्ते से आई होंगी। ठीक इसी तरह वो अपने पिता के फरमानों को अपना फर्ज मानकर उस पर चला करती थी और वो जो भी फैसले उनके लिए लेते थे उसे खामोशी से मान लेती थी। 1952 में अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव मुंबई में हो रहा था। अमेरिकन निर्देशक
फ्रैंक कॉपरा जो इस समारोह में शामिल हुए, उनके साथ हर मशहूर भारतीय सितारा फोटो खिंचवा रहा था, पर एक ही स्टार ऐसी थी जो दूर रही और वो थी मधुबाला, जिससे फ्रैंक कॉपरा वास्तव में मिलना चाहते थे। दरअसल मूवी टाइम्स मैगजीन के कवर पेज पर मधुबाला की फोटो देखकर वो उनके मुरीद हो गए थे और उन्हें अपनी फिल्मों में लीड रोल देने की मंशा से मिलने आए थे। लेकिन बताते हैं कि मधुबाला के पिता ने उनसे मिलने देने से इनकार कर दिया और कह दिया मधु हॉलीवुड में काम नहीं करेगी। बताया जाता है कि अताउल्लाह खान को ये डर था कि बेटी अगर बाहर चली जाएगी तो हमें पैसे देना बंद कर देगी और अपने फैसले खुद लेने लगेगी। लेकिन मधुबाला के करियर के लिए इस ऑफर को खोना एक बड़ा लॉस था। 1950 के दशक में मधुबाला की कुछ फिल्में फ्लॉप हो गईं, जिसके बाद लोग उन पर उंगलियां उठाने लगे कि उन्हें एक्टिंग नहीं आती, अदाकारी नहीं, सिर्फ खूबसूरती के बल पर वो फिल्में पा रही थीं। लेकिन वास्तविकता इससे उलट थी। फिल्में पंडित बताते हैं कि ये उनके पिता की वजह से हो रहा था कि उनको ये आलोचनाएं झेलनी पड़ रही थी। दरअसल ज्यादा फिल्में करवाते थे वो मधुबाला से ज्यादा पैसे कमाने के चक्कर में, और इस तरह से वो किसी भी तरह की फिल्म साइन कर देते थे बिना उसके स्क्रिप्ट पढ़े, बिना उस पर ध्यान दिए कि उस फिल्म में मधुबाला का रोल क्या है और उनको अपनी अदाकारी क्षमता दिखाने का उसमें मौका मिलेगा भी या नहीं। सब कुछ लुटा के होश में आए तो क्या। दरअसल मधुबाला के पिता ही उनके मैनेजर थे और वही फिल्मों का चुनाव करते थे। मधुबाला परिवार की एकमात्र ऐसी सदस्य थीं जिनकी आय पर ये बड़ा परिवार टिका था और इसीलिए वो किसी भी तरह के फिल्म का चुनाव कर लेते थे, भले ही उस फिल्म में मधुबाला को अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका मिले या ना मिले। होता है मेरा दिल, किसको पुकारूं क्या। बताते हैं कि अपने पिता की वजह से ही मधुबाला को अपना प्यार भी नसीब नहीं हो पाया था और दिलीप कुमार से उनका रिश्ता टूट गया था। हालांकि इसमें दिलीप कुमार का भी अड़ियलपना बताया जाता है। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। दरअसल मधुबाला और दिलीप कुमार एक दूसरे से प्यार करते थे और शादी भी करना चाहते थे, लेकिन ये रिश्ता शादी तक पहुंचने से पहले ही हमेशा के लिए खत्म हो गया। दरअसल फिल्म नया दौर की शूटिंग के लिए मधुबाला को मध्य प्रदेश जाना था, लेकिन उनके पिता अताउल्लाह ने कहा कि वो डकैत इलाका है और वहां मधुबाला नहीं जाएंगी। उन्होंने बी.आर. चोपड़ा से लोकेशन चेंज करने को कहा, लेकिन चोपड़ा साहब इसके लिए तैयार नहीं हुए। वो दिलीप कुमार और मधुबाला से पहले ही कॉन्ट्रैक्ट भी साइन करवा चुके थे और उन्होंने दिलीप से मधुबाला को समझाने के लिए कहा, लेकिन मधुबाला अपने पिता के खिलाफ जाने के लिए बिल्कुल तैयार नहीं थी। वहीं कुछ जानकार इसे ऐसे भी बताते हैं कि जब मधुबाला के पिता अताउल्लाह खान को ये पता चला कि मधुबाला और दिलीप कुमार एक दूसरे से प्यार करते हैं और वो शादी करना चाहते हैं, तो वो कभी भी उन्हें एक साथ अकेले नहीं छोड़ना चाहते थे। वो नहीं चाहते थे कि मुंबई से दूर एक शहर में जाकर दोनों साथ में शूटिंग करें, क्योंकि उनको डर था कि ऐसे में कहीं वो दोनों वहां निकाह न कर लें। अब आप सोच सकते हैं कि दिलीप कुमार एक टॉप के एक्टर थे और दोनों का मजहब भी एक था, तो पिता को इस शादी से भला क्या दिक्कत हो सकती थी। तो बताया जाता है कि अताउल्लाह खान को बेटी के पैसे से हक छिन जाने का डर था, इस वजह से वो शादी नहीं होने देना चाहते थे। लेकिन दिलीप कुमार और मधुबाला जैसे बड़े कलाकारों को शादी करने से रोकना आसान काम नहीं था, लेकिन बी.आर. चोपड़ा ने मधुबाला के खिलाफ कोर्ट में कॉन्ट्रैक्ट तोड़ने का केस फाइल कर दिया। इसी मामले में दिलीप कुमार ने बी.आर. चोपड़ा के फेवर में और मधुबाला के खिलाफ कोर्ट में गवाही दी, जिससे मधुबाला के दिल में उनके लिए खटास पैदा हो गई। यानी दिलीप कुमार ने भी अड़ियल रवैया अपनाया और पिता ने भी छल किया, लेकिन खामियाजा भुगता सिर्फ मधुबाला ने। मोहब्बत की झूठी कहानी पे रोए। वहीं कुछ लोग ये भी बताते हैं कि 1950 में ही एक मेडिकल जांच में ये पता चल गया था कि मधुबाला के दिल में छेद है और उन्हें ज्यादा मेहनत नहीं करनी चाहिए, लेकिन फिल्म उद्योग से ये बात छिपा कर रखी गई, जिससे कि काम मिलता रहे, काम यानी कि फिल्में मिलने में कोई दिक्कत ना हो। ज्यादा से ज्यादा मेहनत मधुबाला से करवाई जाती रही, उनकी बीमारी को नजरअंदाज करके, और इसके पीछे भी उनके पिता ही थे। बताते हैं कि पिता को डर हुआ कि इससे मधु को फिल्में नहीं मिलेंगी और पैसा आना बंद हो जाएगा, लेकिन जब हालात बदतर हो गए तो ये छुप न सका,
कभी कभी फिल्मों के सेट पर ही मधुबाला की तबीयत बुरी तरह से खराब हो जाती थी और नाक मुंह से ब्लड आने लगता था। खासकर मुगले आजम की शूटिंग के दौरान घंटों जंजीरों में बंधकर टेक देने के दौरान उनकी तबीयत ज्यादा बिगड़ गई। आखिरकार इलाज के लिए जब वो लंदन गईं, तो काफी देर हो चुकी थी और डॉक्टरों ने उनकी सर्जरी करने से मना कर दिया, क्योंकि उन्हें डर था कि वो सर्जरी के दौरान ही दम तोड़ देंगी। हालांकि उनकी तबीयत ज्यादा खराब होने के बाद उन्होंने अपनी मर्जी से एक बड़ा फैसला लिया और किशोर कुमार से शादी की। किशोर और मधुबाला की शादीशुदा जिंदगी कैसी रही, इसकी चर्चा विस्तार से हम किसी और वीडियो में करेंगे। मधुबाला का इलाज चलता रहा और जिंदगी के आखिरी 9 साल उन्हें बिस्तर पर ही बिताने पड़े और आखिरकार 23 फरवरी 1969 को वो इस दुनिया को अलविदा कह गई। महज 36 साल की उम्र में मधुबाला चली गईं, लेकिन अपने पीछे छोड़ गईं वो अपनी खूबसूरत और लाजवाब 71 फिल्मों का अनमोल खजाना और एक ऐसी मुस्कान जो आने वाली नस्लें कभी भुला नहीं पाएंगी। मधुबाला ने भले ही हिंदी सिनेमा में ज्यादा काम नहीं किया, लेकिन आज भी उनकी खूबसूरत आंखें, दिलकश मुस्कान और कातिल अदाओं के करोड़ों कायल हैं। ऐसी अनोखी और महान अदाकारा को हमारी श्रद्धांजलि, हमारा सलाम। तो ये थी हुस्न की मल्लिका मधुबाला की ट्रेजिक स्टोरी, जिनके गुनहगारों की फहरिस्त में उनके पिता का नाम ही सबसे ऊपर आता है। तो दोस्तों, कैसा लगा आज का ये खास कार्यक्रम, मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। और साथ ही अगर इससे जुड़ा कोई वाकया आपको पता हो तो वो भी कमेंट बॉक्स में लिखकर बताना मत भूलिएगा। चलते चलते आपको एक और जानकारी दे दूं कि अगर आप घूमने फिरने के शौकीन हैं तो मेरे दूसरे चैनल श्वेता जया ट्रैवल व्लॉग की सैर करना मत भूलिएगा। वहां आपको अलग अलग जगहों, धार्मिक स्थलों और मॉन्यूमेंट्स की भी पूरी जानकारी मिलेगी। इसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। तो मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।